कोशिश की है कि शेयर्स को हम एक एक्सप्लेन्ड वे में डिस्कस करें ताकि आप समझ पाएँ कि शेयर्स के क्या बेनिफिट्स आते हैं और शेयर्स को किस तरह से एक साइकोलॉजी जो है वो रहती है शेयर्स के पीछे उसमें पैसा इन्वेस्ट करने की। सो आप इसको समझ सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निफ्टी टेक्निकल। अभी तक आपने जो लास्ट सेशंस में सीखा वो आपके लिए बहुत इजी था ग्रैब करना, क्योंकि हम अभी तक सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पे डिस्कस कर रहे थे। हमने हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट जाना, वही हमने जाना कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ जो है वो इसमें डील करती हैं, कौन सी एक्सचेंजेस जो है जो इंडिया में प्रिवेल करती हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि कैसे एक्सचेंजेस का क्या फंक्शंस रहते हैं और कितना बड़ा एरिया हमें जो है वो एक्सचेंजेस प्रोवाइड करती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर अ सिंपल इन्वेस्टर। आगे हमने देखा कि प्राइस से रिलेटेड क्या टर्म्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनका क्या रेलिवेंस है। फिर हमने डिस्कस किया निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे, अब तक जो हमने डिस्कस किया वो सिर्फ बेसिक था, जिसमें आपको कोई लेवल की टेक्निकल नॉलेज जो है वो ऑलरेडी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम आपके साथ ऐसी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की ताकि आप जो है इस प्रोफेशन के लिए रेडी हो जाएं आगे चलकर, क्योंकि ये बहुत लार्ज, बहुत वाइड एरिया है सीखने के लिए। तो आपके लिए वहाँ पर पहुँचने के लिए, वहाँ से चीज़ें सीखने के लिए भी एक कॉम्पिटेंट लेवल का आपका जो माइंडसेट होना चाहिए, हमने वो डिस्कस किया, वो डेवलप करने की कोशिश की। आगे चलकर हम जो डिस्कस करेंगे, अब से जो भी सेशंस रहेंगे वो थोड़े से टेक्निकल बेस्ड रहेंगे, ताकि आप लोगों को अब हम बेसिक से एक एडवांस की तरफ आपका जो है वो माइंडसेट बना दें, ताकि आप कहीं से भी सीखने जाएं और आगे चलकर जो भी खुद भी सीखें आगे पढ़कर जैसे भी, तो आपको ईजी रहे सीखने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमने इंस्ट्रूमेंट्स की बात की, तो मार्केट में 4 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें हम स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे शेयर्स की बात की तो लास्ट सेशन में हमने शेयर्स के बारे में डिस्कस किया, शेयर्स की क्या एक्चुअली शेयर का मीनिंग क्या होता है। फिर हमने शेयर्स के तरह तरह के बेनिफिट्स जो है वो भी डिस्कस किए। अभी क्या है, अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स बहुत ही इजी वर्ड है लेकिन लोगों को समझ नहीं आता है, और हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव्स का जो अगर टॉपिक उठाया जाए तो उसको अगर बेसिक्स के साथ एसोशिएट करें तो डेरिवेटिव्स इज क्वाइट टेक्निकल, बहुत टिपिकल सा एक टॉपिक है हमारी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। आइए हम इसको थोड़ा आसान करके इसको जानते हैं। देखिए, डी फॉर डेरिवेटिव्स, तो डी फॉर डिपेंडेंसी। अब आप समझेंगे कि इसकी डिपेंडेंसी कैसे हो सकती है। आपके सामने एक एग्जाम्पल है मिल्क एंड कर्ड का। हम जानते हैं मिल्क का बाय प्रोडक्ट है कर्ड, यानी कर्ड जो है वो मिल्क से ही बनता है, ये तो समझ में आया। इसलिए कर्ड की होने ना होने की डिपेंडेंसी कहाँ है? मिल्क पर। अगर किसी एरिया में आज मिल्क नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो इट मीन्स वहां पर आज कर्ड मिलना भी मुश्किल होगा। और अगर वहां पर कहीं जो मिल्क है वो अवेलेबिलिटी उसकी ज़्यादा है, तो शायद कर्ड की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि इनके बीच में हम डेरिवेटिव्स कैसे समझ सकते हैं। ये सिंपल एक एग्जाम्पल है, कर्ड जो है आपका वो डेरिवेटिव है और मिल्क जो है वो अंडरलाइन एसेट। आपने बहुत सारी उसमें स्टॉक मार्केट की बुक्स और वीडियोस में सुना होगा कि डेरिवेटिव्स की एक टिपिकल सी, थोड़ी डिफिकल्ट सी एक आपको डेफिनेशन मिल जाती है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली जो डेरिवेटिव्स है वो किस तरह से डिपेंडेंसी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। मिल्क अगर आपका अवेलेबल है और मान लीजिए आपका 1 किलो मिल्क जो है वो 60 रुपीज़ का आ रहा है, तो अल्टीमेटली जो कर्ड है आपका वो 60, 65, 70 कुछ भी प्राइस का हो सकता है। लेकिन हमेशा अगर मिल्क का जो रेट है वो बढ़ेगा तो कर्ड जो है वो भी, अगर मिल्क 60 से 70 पहुंचेगा तो कर्ड कहीं ना कहीं 67, 65 से 80 पहुंचेगा, राइट।
इस तरह से क्या हुआ कि एक के प्राइस में बढ़त दूसरे की प्राइस को इम्पैक्ट कर गई। हम नॉर्मली इकोनॉमिक्स में भी ये टॉपिक पढ़ते हैं। अंडरलाइंग एसेट क्या है? मिल्क, और उसका डेरिवेटिव क्या है? कर्ड। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा, बहुत इजी, ताकि आप इजीली समझ पाए डेरिवेटिव्स का। देखिए, हमने बात की कि डिपेंडेंसी की, तो इसका मतलब कि अगर एक चीज की दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, इसका मतलब उनमें कुछ रिलेशन होगा। जैसे हमने मिल्क के साथ कर्ड का रिलेशन बनाया, उस तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं हनी बीज का और हनी का। मान लीजिए हनी ज्यादा है, इट मीन्स अगर हनी ज्यादा है तो हनी बीज बनाने वाली जो है वो भी ज्यादा ही होंगी। हम ये कह सकते हैं कि इस बार अगर हनी बीज ज्यादा है तो हनी ज्यादा बनेगा, लेकिन हम कभी ये नहीं कह सकते कि हनी ज्यादा है इसलिए हनी बीज ज्यादा हो जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। इसका मतलब अंडरलाइंग एसेट की एक्टिविटी उसके डेरिवेटिव की एक्टिविटी से इंपैक्ट नहीं करेगी, लेकिन डेरिवेटिव की एक्टिविटी अंडरलाइंग एसेट के काम से, उसकी मूवमेंट से हमेशा इंपैक्ट करेगी। इसका मतलब डिपेंडेंसी एक तरफ है, अंडरलाइंग एसेट बढ़ता है तो आपका डेरिवेटिव बढ़ता है, अंडरलाइंग एसेट कम होता है तो आपका डेरिवेटिव कम हो जाता है। इनके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपके सामने हमने कर्ड एंड मिल्क का डिस्कस किया, उस तरीके से अब कुछ ऐसे अंडरलाइंग एसेट्स हैं और उनकी डेरिवेटिव वैल्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि निफ्टी स्पॉट के बारे में सब जानते हैं, निफ्टी स्पॉट होती है और निफ्टी फ्यूचर्स होते हैं। तो निफ्टी स्पॉट जो है उसी की मूवमेंट के ऊपर निफ्टी फ्यूचर के प्राइस की मूवमेंट का हमें अंदाजा लगता है। जैसे निफ्टी स्पॉट अगर बढ़ती है तो हम निफ्टी फ्यूचर को बढ़ा हुआ देखते हैं, और अगर निफ्टी स्पॉट नीचे गिर रही है तो निफ्टी फ्यूचर का प्राइस भी कहीं ना कहीं नीचे गिरता है। अगर अब अंडरलाइंग एसेट की बात करें तो अंडरलाइंग एसेट वो एसेट जिसकी वजह से हमारा डेरिवेटिव की में उथल पुथल हो रही है। अगर अंडरलाइंग एसेट आपका बैंक निफ्टी स्पॉट है और वो बढ़ रहा है तो बैंक निफ्टी फ्यूचर का प्राइस भी आपका बढ़ जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़ रही है इसलिए स्पॉट की वैल्यू बढ़ेगी। यानी कि अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी का फ्यूचर एक प्राइस बढ़ रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि स्पॉट का प्राइस भी बढ़ रहा है। हम दोनों वेज में ये देखने वाले हैं कि अंडरलाइंग एसेट का प्राइस बढ़ा तभी फ्यूचर का प्राइस जो है वो बढ़ता है। मूविंग ऑन, अगर हम बात करें तो रिलायंस भी अच्छा एग्जाम्पल है। रिलायंस के आप अगर शेयर्स लेते हैं और रिलायंस के शेयर्स अगर बढ़ते हैं, यानी रिलायंस का स्पॉट जो है वो बढ़ता है, तो अल्टीमेटली रिलायंस का फ्यूचर जो है वो भी बढ़ने लग जाता है। क्योंकि एक्चुअली जो रिलायंस का फ्यूचर है वो अपने प्राइस की जो वैल्यू है वो डेराइव कर रहा है रिलायंस इक्विटी से, यानी कि रिलायंस से। तो इस तरीके से इन दोनों की आपस में डिपेंडेंसी होती है। अब अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड उसका फ्यूचर जो है वो बढ़ता है। फिर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड फ्यूचर बढ़ जाता है। अगर बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की, तो यूएसडी आईएनआर जो फ्यूचर है उसमें भी हमें कहीं ना कहीं बुलिश जो है वो दिखेगा। इसका मतलब अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू के बढ़ने से डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो बढ़ती है, लेकिन डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़ने से अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू बढ़े ये जरूरी नहीं है। आपको अब तक एग्जाम्पल के साथ और उसमें डेरिवेटिव का रिलेशनशिप समझ में आया, यानी कि डिपेंडेंसी, एक के ऊपर दूसरे की कितनी डिपेंडेंसी, यानी कि उसके जीने की, उसके मरने की डिपेंडेंसी। मिल्क है तो कर्ड होगा, मिल्क नहीं है तो कर्ड नहीं होगा, सिंपल। अगर निफ्टी स्पॉट बढ़ रहा है तो निफ्टी फ्यूचर बढ़ रहा है। अगर निफ्टी स्पॉट नीचे गिर रहा है तो निफ्टी फ्यूचर का प्राइस भी हम नीचे ही पाएंगे। तो इन दोनों की आपस में जो है सबसे पहले डिस्कस किया, दैट इज हमारा रिलेशन। इन दोनों में आपस में इनका क्या रिलेशन रहा जिसकी वजह से इनकी आपस की फंक्शनिंग, इनकी वर्किंग पर इंपैक्ट आया। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम डेरिवेटिव्स के बीच में देख सकते हैं।
सबसे पहले इट हैज वन और मोर अंडरलाइंग एसेट्स। इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एक ही अंडरलाइंग एसेट हो, बहुत सारी कंपनीज बना लेकर भी अपना अंडरलाइंग एसेट जो है, अपना जो डेरिवेटिव है उसे डिराइव कर सकते हैं। जैसे हम निफ्टी स्पॉट की बात करें तो निफ्टी 50 जो है, निफ्टी स्पॉट जो है वो निफ्टी 50 है, यानी कि निफ्टी के अंदर 50 अंडरलाइंग एसेट्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं, जिनकी वर्किंग जो है हम कहाँ देख पाते हैं, निफ्टी के फ्यूचर्स में। तो इस तरीके से निफ्टी में सिर्फ एक अंडरलाइंग एसेट नहीं हो सकता, यानी कि किसी भी चीज के लिए एक नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल है निफ्टी। तो निफ्टी के प्राइस के बढ़ने से उसका डेरिवेटिव यानी उसका निफ्टी फ्यूचर जो है वो भी बढ़ेगा। अब डिस्कस करेंगे रिक्वायर्स नेग्लिजिबल इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, हम अगर आपसे हमने पहले डिस्कस किया जब हमने मार्जिन के बारे में डिस्कस किया था, राइट। तो अब जब हमने देखा कि हमने जब मार्जिन लिया तो हमारी जो परचेजिंग कैपेसिटी थी वो बढ़ गई। उस तरीके से जब हमने मार्जिन नहीं लिया तो वो हमारी कैपेसिटी जो थी वो उतनी ही रही जितनी की हमारी कैपिटल थी। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप फ्यूचर लेते हैं, एक लॉट लेते हैं, तो आपको इनिशियली थोड़ा कम अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता है। अब जो ये मार्जिन का परसेंटेज होता है ये आपको डिफरेंट परसेंटेज अकॉर्डिंगली डिफरेंट स्टॉक जो है वो मिलेगा। किसी में 17% होता है, किसी में 24% होता है। तो ये अगर रेंज का हम लोग डिस्कस करें तो ये रेंज 15% टू ऑलमोस्ट 30% तक रहती है, जिसमें अकॉर्डिंग टू दी जो एनएससी ने सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है वो मार्जिन मिलता है। अब अगर हम डिस्कस करें शुड प्रोवाइड नेट सेटलमेंट दैट इज ऑफसेटिंग ऑफ इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन। देखिए, हमने डिस्कस किया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं डेरिवेटिव के। अभी हमने एक चीज और डिस्कस करी कि जो भी ये चीज होती है, यानी कि फ्यूचर जो है या ऑप्शन आपके स्टॉक्स जो हैं, स्टॉक्स की कोई एक्सपायरी नहीं होती। लेकिन हम अगर डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव्स जो हैं वो एक एक्सपायरी के साथ आते हैं, यानी कि उसमें एक टाइम लिमिट रहती है। अब हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली वो टाइम लिमिट कितनी रहती है। ये जो कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स उसके डिस्कस किए, ये सिंपल आपको यही बता सकते हैं कि एक तो जरूरी नहीं कि उसका एक ही अंडरलाइंग एसेट हो, और वहां पर बहुत ही नेग्लिजिबल इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। एंड तीसरा कि वो अपना जो है नेट सेटलमेंट जो है वो हमेशा इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वो अपना पैसा कितना लगा है और कितने परसेंटेज का हमें मार्जिन मिला है, ये सब चीज़ें जो है वो हमारे इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में डिस्कस होंगी, जिसके बेसिस पर हम अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे जिसमें हम बोलेंगे कि अगर मैंने खरीदा है तो मैं इसको बेचूंगा भी, राइट। अभी हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव्स। जून 2000 में फ्यूचर्स में ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद फ्यूचर्स की सक्सेस को देख के हम लोगों ने जो इंडेक्स ऑप्शंस थे वो 2001 में स्टार्ट हुए, जहां पर बैंक निफ्टी के ऑप्शंस जो हैं वो लॉन्च किए गए। एंड सब्सिक्वेंटली जुलाई 2 में हमने जो स्टॉक्स के ऑप्शंस थे वो भी लॉन्च कर दिए। जैसे आप देख सकते हैं कि एक मान लीजिए टाटा स्टील है, तो जून में ही टाटा स्टील का फ्यूचर यानी कि उसका जो भी उस मंथ का फ्यूचर रहा होगा वो लॉन्च हो गया। एंड जुलाई 2001 में उनके साथ जो ऑप्शंस हैं वो लॉन्च हुए। अब जो ऑप्शंस की क्या मैकेनिज्म रहती है उसकी डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट सेशंस में करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम फ्यूचर्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमने मिल्क और कर्ड का एग्जाम्पल लिया, उसमें हमने फ्यूचर्स जो बोला उसके अकॉर्डिंग जो फ्यूचर है वो एक डेरिवेटिव है। दैट मीन्स कर्ड जो है वो मिल्क का डेरिवेटिव है, तो फ्यूचर ऑफ मिल्क इज कर्ड। और जब मिल्क का प्राइस बढ़ेगा यानी कि अंडरलाइंग एसिड का प्राइस बढ़ेगा तो ही कर्ड का प्राइस जो है वो बढ़ेगा। तो मूवमेंट ऑफ फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसिड। इन सब चीज़ों को चलते हुए टाइम हुआ तो डेरिवेटिव्स के बीच में इन्वॉल्व होने का रीज़न बहुत बड़ा ये था कि नॉर्मली लोगों को जो हम मार्जिन की बात कर सकते हैं और इंश्योरेंस की बात कर सकते हैं, वहाँ पर एक सिक्योरिटीज़ के वे में डेरिवेटिव्स ने आउटशाइन किया एंड इट हेल्प्ड मोर एंड मोर
पीपल टू ज्वाइन दी स्टॉक मार्केट्स। तो रीजन उसका यही था कि अब रिटेलर भी इजीली ट्रेडिंग कर सकता था। डेरिवेटिव्स की वजह से जो वॉल्यूम थी वो बढ़ी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बिकेम द लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज इन इंडिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये सब चीज़ें जो डेरिवेटिव्स थी वो चल ही रहे थे, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इनका मार्केट ज़्यादा बड़ा बना। अब हम बात करेंगे फ्यूचर्स के बारे में, यानी डेरिवेटिव्स के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है कि डेरिवेटिव्स का 3 मंथ्स का साइकिल होता है। मान लीजिए कोई चीज़ जो है वो जनवरी में स्टार्ट हो रही है, तो उसके सब्सिक्वेंट 3 मंथ्स जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 3 जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो फ्यूचर्स हैं, वो हमेशा मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। इनकी वर्किंग जो है वो रिन्यू होती है एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ अ मंथ। तो हमारी मैकेनिज्म में जो डेरिवेटिव्स की मैकेनिज्म है उसमें हमेशा हर मंथ का जो लास्ट थर्सडे होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो उस थर्सडे के साथ ही जैसे वो थर्सडे को एक्सपायरी होगी तो उसके नेक्स्ट डे जो है वो नेक्स्ट मंथ का जो भी नियर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा मंथ का वो लॉन्च हो जाएगा। जैसे अब जनवरी का जो लास्ट थर्सडे है उस दिन अगर हम खड़े हैं, मतलब उस दिन पे हम डिस्कस करें, तो उस शाम को 3:30 बजे वो जनवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और साथ ही जो अप्रैल वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉन्च हो जाएगा। तो इन दिस वे वो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल रखते हैं हमेशा ट्रेडिंग करने के लिए। बेसिकली हम जो फ्यूचर्स की ट्रेडिंग करते हैं वी प्रिटेंड या वी सी कि हम स्पेक्यूलेट कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 महीने में या 2 महीने में हमारा जो ये पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट है इसका प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है। हम स्पॉट को तो देखते ही हैं, लेकिन उसके साथ हम ये स्पेक्यूलेट करते हैं कि फ्यूचर्स में उसका प्राइस जो है वो बढ़ेगा। इसीलिए हम जो अपने पास ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं वो हम फ्यूचर्स यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने लास्ट थर्सडे की बात की, तो जो नेक्स्ट एक्सपायरी होगी, करंट एक्सपायरी जो है जब वो एक्सपायर होगी तो उसके नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पर हमारा उससे अगली एक्सपायरी जो है वो हम लॉन्च कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी आप ट्रेडिंग में विद इन द मंथ देखते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 3 एक्सपायरीज होती हैं विच आर ट्रेडेबल एंड जिसमें आप अपना ट्रेड डाल कर रख सकते हैं। यू कैन टेक इट और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके पास आ जाता है। मतलब अगर आप जनवरी में हैं तो जनवरी की एक्सपायरी, फरवरी की एक्सपायरी और मार्च की एक्सपायरी, तीनों एक्सपायरीज जो हैं वो ट्रेडेबल रहने वाली हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इनमें कुछ और फीचर्स क्या रहते हैं जो हम डेरिवेटिव्स के बारे में और अच्छे से जान पाएं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो 2 पार्टीज के बीच में होता है। इसका मतलब जो फ्यूचर है उसका अंडरलाइंग एसेट जो है उसकी प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे होगा। मान लीजिए अगर हम स्पेक्यूलेशन की बात करें तो नॉर्मल एक इंसान है वो ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अभी हम कोरोना के बारे में। तो जैसे हम सब कहीं कहीं दूर जहाँ पर भी हम लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ से हम लोग अपने अपने घर आ गए हैं और अब हमें पता है कि जैसे अगर थर्ड वेव नहीं आती है तो हमें रिज्यूम करने पड़ेंगे जिस जिस शहर में हम में काम कर रहे थे वो ऑफिसेस हमें लेने पड़ेंगे, जाना पड़ेगा। एंड वहीं आसपास हम क्या करेंगे, हम कोई पीजी या रेंटेड अपार्टमेंट को देखेंगे। अब क्या हुआ कि आपको पता है कि 3 महीने बाद जो है मेरे ऑफिस खुलने वाले हैं, तो आप जो भी आपके पीजी वाले अंकल होंगे उनको बोलेंगे कि उस टाइम पे जब ज़्यादा डिमांड होगी तो आपको ये ज़रूर लग रहा है कि शायद उस वक्त जो रेट इस वक्त 6,000 है वो शायद 10,000 ना हो जाए। इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगा, लेकिन आप आज ही अपने पीजी वाले अंकल को फ़ोन करके ये बोल सकते हैं कि आप मुझे आज ही डन कर दीजिए कि मैं 3 महीने बाद आपका वो जो रूम है वो ले सकता हूँ रेंट पर, लेकिन आज ही मैं आपको 7,500 रुपीज़ देने के लिए रेडी हूँ। मतलब आप मेरा आज ही बुकिंग कर लीजिए और 3 मंथ्स के बाद जब वापस सब सही होगा, चाहे उस वक्त प्राइस 10,000 क्यों ना हो, लेकिन अकॉर्डिंगली ये तो सिर्फ आपको पता है कि इट में जो प्राइस है वो राइज हो सकता है, लेकिन अंकल को अभी इस वक्त ये लग रहा है कि वो फायदे में है क्योंकि उनकी जो 6,000 की करंट वैल्यू है वो 7,500 पर है।
सो इन दिस वे हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये एक्चुअली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट पार्टी स्पेसिफाइज ऑब्लिगेशन अंडर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में होता है उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट्स की, वो लिखी होती हैं। जैसे आपने कितने प्राइस पर लिया, क्या क्वांटिटी थी, या आपने करंट एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट किया है, या आप अगले एक्सपायरी का भी कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जनवरी में खड़े हैं और 27th जो है वो लास्ट थर्सडे है उस मंथ का, और आप 26 को कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप जनवरी वाले में ही करें। आप फरवरी मार्च के बीच में दोनों में से कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एक मंथ की एक्सपायरी के साथ के बीच में हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और इस तरह की जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो हमारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पर लिखी होती हैं। अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये या तो दो पार्टीज करेंगी या फिर एक्सचेंज करेगा। अब जो दो पार्टीज होंगी तो वो काम बहुत बड़ा हो जाएगा, आपस में पार्टीज का जो है कोऑर्डिनेशन करवाना। इसीलिए जो एक्सचेंजेस हैं हमारी, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पे ले लेती हैं, एंड वो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खुद ही बना के हमें दे देती हैं। जो बायर या सेलर जो भी होता है उनको अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट सेम वे में मिल जाता है और टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों में सेम रहती हैं। अब जो फ्यूचर्स की जो डिस्कशन कर रहे हैं हम, जैसे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की, तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह के जो हमारे पास अगर हमने कुछ बाय करके रखा है तो वो हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें उसको हम लोग एज कंटिंजेंट एसेट या लायबिलिटी ही शो करते हैं। इट नेवर बिकम अ पार्ट ऑफ द कोर बैलेंस शीट। सो या एसेट हो या लायबिलिटी हो, दोनों ही तरीके से इसको हम नहीं रखते हैं। बैलेंस शीट में इसकी जो स्पेसिफिकेशन रहती है वो एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी और एसेट रहती है। उसका रीजन इसलिए है कि आपके पास ऑब्लिगेशन होता है कि आप उसको रख रहे हैं, लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं। तो इस तरह की जो सिक्योरिटी होती है उसको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। मूविंग ऑन, कुछ और फीचर्स हम देखेंगे डेरिवेटिव्स के। जैसे taking or making of delivery of underlying assets is not involved। देखिए, अब हम डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमें लेना ही पड़ेगा, हमारे पास ऑब्लिगेशन नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हम उसके डिफरेंस के प्राइस के डिफरेंस के ऊपर भी उस वक्त पॉइंट पे हम डिसाइड कर सकते हैं वेदर वी वांट टू टेक इट और नॉट। तो इसलिए इसको हम डेफर्ड डिलीवरी बोलते हैं या फिर डेफर्ड पेमेंट बोलते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम वो जो पेमेंट है वो करने ही वाले हैं। डेरिवेटिव्स जो है वो एक सेकेंडरी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, और इसका जो अगर हम लोग फ्रेश कैपिटल इनिशिएट कर रहे हैं तो उस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है हमारे फंड्स को मोबिलाइज करने में इनटू द मार्केट। फिर स्टैंडर्डाइज्ड जनरल एंड एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स आर बीइंग इंक्रीजिंगली इवॉल्व। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, हमने जो शेयर्स के बाद हमने डेरिवेटिव्स को लॉन्च किया 2000 में, अब इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन 20 ईयर्स। अब क्या है, अब जो डेरिवेटिव्स के अंदर चेंजेस हैं वो हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। जैसे कि अगर आप ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स ऑप्शंस जो हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऑप्शंस की पहले एक्सपायरी लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ होती थी, लेकिन अब जो है वो एवरी थर्सडे ऑफ वीक हो गया है। तो इसलिए ये जो चेंजेस हैं ये टाइमली एक्सचेंजेस जो हैं या सेबी की फॉर्मुलेशन के साथ ये जो चेंजेस हैं ये टाइमली होती रहती हैं, ताकि हम डेरिवेटिव्स का जो एरिया है वो रिटेलर्स के लिए और भी ज़्यादा बढ़ा पाएँ, ताकि वो लोग आकर ईजिली यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग कर सकें और ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो सकें। अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव्स में 4 तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं: फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस एंड स्वैप। आज हमने जो मार्केट में ज़्यादा फेमस है और बहुत यूटिलिटी जिनकी ज़्यादा है वो 2 ही हैं, हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑप्शंस। लेकिन
हम आज जो डिस्कस करेंगे वो फ्यूचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्वैप है, दे आर नॉट ऑफ मच यूज, तो इसलिए उनको हम बाद में करेंगे। एंड ऑप्शंस के बारे में हम जो डीप नॉलेज लेंगे वो हमारे नेक्स्ट सेशंस में लेंगे। अब थोड़े से फैक्ट्स हैं हमारे पास जो हम डेरिवेटिव्स के बारे में जानते हैं। देखिए, जैसे हमने बहुत सारे बेनिफिट्स देखे शेयर्स के, तो उस तरह के कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो हमें डेरिवेटिव्स में नहीं देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले इसका जो फैक्ट है वो ये है, एज वी ऑल नो द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर जस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट शेयर्स, स्टॉक्स विद अटैच्ड बेनिफिट्स लाइक बोनस, डिविडेंड्स, शेयर स्प्लिट एटसेट्रा। देखिए, डेरिवेटिव्स क्या है, डेरिवेटिव्स में आप अंडरलाइंग एसेट के नाम पर एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अंडरलाइंग एसेट को खरीद नहीं रहे। सो इन दिस वे, जैसे कि शेयर्स के साथ जो बेनिफिट्स हमने पहले पढ़े, उन जैसे बेनिफिट्स जो हैं वो हमें डेरिवेटिव्स के साथ नहीं मिलते हैं। रीज़न उसका ये भी है कि डेरिवेटिव्स की जो एक्सपायरी होती है वो बहुत जल्दी आती है, जिसकी वजह से बोनस, डिविडेंड्स और शेयर स्प्लिट जैसी चीज़ें जो है वो हमको उनके जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलते हैं। और डेरिवेटिव जो है वो एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, वो कोई भी, अगर हम डिस्कस करें, वो कोई शेयर्स नहीं है, कोई स्टॉक नहीं है, तो इसलिए उनके साथ के जो जो शेयर्स और स्टॉक्स के साथ हमारे को बेनिफिट मिलते हैं वो हमें डेरिवेटिव्स में नहीं मिलते हैं। लेकिन वहाँ डेरिवेटिव्स में हमें एक ऑप्शन, जो एक फ़ायदा मिलता है, वो होता है हमेशा मार्जिन्स का फ़ायदा। तो इन दिस वे, अगर एक फ़ायदा हमें मिल रहा है तो हमें दूसरे 2-3 फ़ायदे जो है वो उसके साथ नहीं मिलते हैं। रीज़न सिर्फ ये है कि डेरिवेटिव्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक आपका एसेट नहीं होता है, वो सिर्फ एक लिखित पढ़त है जो हम करते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर शेयर को ट्रेड कर सकें और उसको एक टाइम आने पर ख़त्म कर सकें, उस कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर सकें। दे आर जस्ट यूज फॉर स्पेक्यूलेशन दैट इज बेनिफिट विद इन द चेंज ऑफ प्राइस। देखिए, हमेशा डेरिवेटिव्स जो हैं उनका जो जन्म हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि हम स्पेक्यूलेशन की तरफ, उस स्पेक्यूलेशन को बढ़ा सकें। और बेसिकली डेरिवेटिव्स में जब हमें कोई उसका एसेट का एज एन एसेट कोई फ़ायदा नहीं है, इसका मतलब हम डेरिवेटिव्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं स्पेक्यूलेटर्स। वो स्पेक्यूलेटर्स या हम एक्सपर्ट्स की के बारे में भी बात कर सकते हैं। रीज़न बीइंग, वो इन सब चीज़ों को स्टडी करके बैठे हैं और उनको पता है कि उनको जो बेनिफिट है वो चेंज इन प्राइस में मिल जाएगा जितना भी होगा। तो वो शायद इस जो बोनस है, डिविडेंड्स हैं, उन से चीज़ों पर फोकस ना करके उनका मेन फोकस जो रहता है वो चेंज इन प्राइस के बीच में रहता है, जिसके वजह से उनको इनिशियली, या आप देखें बहुत कम टाइम में, अगर हम एक्सपायरी 3 मंथ्स की भी लेकर चलें तो भी शॉर्ट टर्म में उनको जो है चेंज इन प्राइस का फ़ायदा मिलता है, जिसकी वजह से, जिसको हम बोल सकते हैं स्पेक्यूलेशन। तो डेरिवेटिव्स जो है डायरेक्ट रूट बनाते हैं हमारा स्पेक्यूलेशन के लिए, जिसमें हम विद इन द चेंज ऑफ प्राइस में है अपना जो प्रॉफिट है वो उसको अर्न करते हैं। उसके बाद देर इज नो डिलीवरी फॉर डेरिवेटिव सो दैट आर अवेलेबल ऑन मार्जिन। देखिए, वहां पर कोई डिलीवरी नहीं है, यानी कि आपको खरीदे हैं आपने तो आपको बेचना जरूरी नहीं है, इसीलिए हमेशा डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो मार्जिन पर होते हैं। हर स्टॉक का और उसके साथ उसके फ्यूचर का जो मार्जिन है वो अलग रहता है। एक्चुअली जो ये रेंज है, हमने पहले भी डिस्कस किया, जो ये रेंज है वो 14 to 30% तक रहती है। अलग अलग स्टॉक के साथ हमें अलग अलग जो है मार्जिन के लेवल्स, मार्जिन की जो परसेंटेजेस हैं वो मिलती हैं। Many derivatives instruments are leveraged, which means a small amount of capital is required to have an interest in a large amount of value in the underlying asset. अब अगर हम बात करें, कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनका प्राइस जो बहुत बढ़ गया है और अब उसमें अगर हम ट्रेड करेंगे और उस ट्रेड को हम कैरी करेंगे तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ दी कैपिटल चाहिए रहता है। बट उस वजह से बहुत सारे लोगों की उस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस में मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास जो डेरिवेटिव्स का जो एक फंक्शन है वो हमें हेल्प करता है ताकि हम ज़्यादा महंगे शेयर को भी
उसके फ्यूचर को भी हम ट्रेड कर सकें और उस बहुत कम अमाउंट देकर मार्जिन के साथ हम उसको ट्रेड कर सकें एंड हम उसके जो उनसे चेंज इन प्राइस है उसके बीच में उसका जो है वो बेनिफिट ले सकें। तो इस तरह से ये कुछ फैक्ट्स हैं जो डेरिवेटिव्स के बारे में हमने डिस्कस किए। अब हम चलते हैं अपने अगली स्लाइड पर। देखिए आपके सामने ये डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसके अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा कि एक्चुअली शेयर्स और डेरिवेटिव्स में डिफरेंस क्या रहता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि शेयर्स जो होते हैं वो एसेट्स होते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, शेयर्स जो है वो एक एसेट है, उनकी आपके पास पोजेशन है और वो आपके पास टाइमली जब भी आप चाहें उनको आप निकाल सकते हैं। और अगर हम शेयर्स जो है अपनी बैलेंस शीट में भी डिस्कस में भी प्रेजेंट करते हैं तो शेयर्स हम एज एन एसेट प्रेजेंट करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव्स जो है वो एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे अंडरलाइन एसेट के बिहाफ पर किया गया है। सो डेरिवेटिव्स का अपना कोई वजूद जो है वो नहीं है, उनका सिर्फ प्राइस को लेकर एक डिपेंडेंसी है और वो डिपेंडेंसी जो है वो उनकी शेयर से आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इज शेयर्स आर प्राइमरी एंड डेरिवेटिव्स आर सेकेंडरी। शेयर्स जो है वो प्रोडक्ट है प्राइमरी मार्केट का नॉर्मली, और शेयर्स जो है वो बेसिकली एक कंपनी के सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट होते हैं और डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं। डेरिवेटिव्स जो है वो उसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर के प्राइस से डिराइव किया गया एक चीज है। यानी कि शेयर्स की बात करें और शेयर्स अगर प्राइमरी है, उसका मतलब जैसे हमने पहले डिस्कस किया जो मिल्क है वो प्राइमरी है। हमेशा डेरिवेटिव यानी कि कर्ड बनाने के लिए मिल्क जो है वो हमेशा जरूरी रहेगा और डेरिवेटिव का प्राइस यानी कि कर्ड का प्राइस को निकालने के लिए हमें मिल्क के प्राइस को एक बार जरूर देखना पड़ेगा। सो आप अब देख सकते हैं कि डेरिवेटिव्स जो है वो डिपेंडेंसी के ऊपर कितना वर्क करते हैं। इनका सारा जो मैकेनिज्म होता है वो डिपेंडेंसी के साथ ही रहता है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, डिफरेंस है, दैट इज रिस्क लिमिटेड विद इन द कंपनी एंड अनेबल टू स्टॉप।